अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक टॉपिक करना है चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर को, नल या ज़ीरो वेक्टर को, इक्वल वेक्टर्स को, और उसके साथ ही हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को भी इसी लेक्चर में हम सम अप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं बेटा यूनिट वेक्टर है क्या। यूनिट वेक्टर की मैं डेफिनेशन करता हूं बेटा। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 विद नो यूनिट्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बेटा दरअसल इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, अगर आप में से कोई बंदा नारायण कागान गया हो तो वहाँ एक टूर गाइडर होता है, उसको लेके, क्योंकि उसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन होती है हर जगह पे जाने की, वो फिर आपको हर जगह पे ले जाता है कि ये जगह कितना खूबसूरत है, ये जगह इस तरह से। अगर आप उसको नहीं लेके जाएंगे आपको इतना आइडिया नहीं होगा कि किन किन जगहों पे हमने जाना है। ये जो यूनिट वेक्टर है ये दरअसल टूर गाइडर का काम करता है, मतलब किसी डायरेक्शन के बारे में बताएगा, किसी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। अब इस यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप के साथ या हाइट के साथ। वेक्टर्स, जिस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड के साथ हम एक कैप या हाइट लगा देंगे। जैसा कि एक वेक्टर ए मैंने यहाँ पे शो किया है और यहाँ पे मैंने लिखा है ए कैप। अब ये जो ए कैप है या ए हाइट है ये है यूनिट वेक्टर। किसका? ए वेक्टर का। ये यूनिट वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अगर हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना चाहें, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब बेसिकली हमारे पास हम 5 यूनिट वेक्टर्स को स्टडी करते हैं, लेकिन ज्यादा हो सकते हैं, बहुत से यूनिट वेक्टर्स हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है ए वेक्टर, आप बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। बी वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी इनटू बी यूनिट वेक्टर लगाए। इसी तरह सी डी जितने भी वेक्टर्स हैं आप उनके लिए यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन जो हम पढ़ते हैं बेसिक 5 तरह के यूनिट वेक्टर्स हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक है बेटा आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर। अब यहां मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है। इसमें देखिए बेटा, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में पड़ा है, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में पड़ा है तो उसकी डायरेक्शन हमें आई यूनिट वेक्टर देगा। अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस में पड़ा है तो उसके बारे में हमें जे यूनिट वेक्टर बताएगा। अगर कोई वेक्टर जे एक्सिस में पड़ा है उसके बारे में हमें के यूनिट वेक्टर बताएगा, उसकी डायरेक्शन के बारे में। अब ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते हैं। अब आर यूनिट वेक्टर है एक। आर यूनिट वेक्टर सपोज ये है हमारे पास आर वेक्टर, जिसे हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, किसी चीज की पोजीशन के बारे में हमें बताए, ये है आर वेक्टर। अब आगे मैंने यहाँ पे लिखा है आर यूनिट वेक्टर। अब ये देखिए उसकी डायरेक्शन के बारे में आपको बता रहा है कि ये वेक्टर किस सिमत में पड़ रहा है, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में पड़ा है। अब एक और हम स्टडी कर रहे हैं एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर वो यूनिट वेक्टर है जो हमें किसी सरफेस के बारे में बताए कि उसकी डायरेक्शन क्या है। सपोज मैं इस बोर्ड की अगर बात करूं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके नॉर्मल है। ये एन यूनिट वेक्टर ये हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। अब हम स्टडी करते हैं बेटा नल और जीरो वेक्टर।
नल या जीरो वेक्टर क्या है बेटा? इसकी पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड है, वो है हमारे पास नल और जीरो वेक्टर। एक नल या जीरो वेक्टर कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है? नल या जीरो वेक्टर बेटा दरअसल हम उस वक्त हासिल करते हैं, हमें उस वक्त मिलता है जब कोई एक वेक्टर उस वेक्टर के साथ उसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें, तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो होगा नल या जीरो वेक्टर। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि उसकी डायरेक्शन किसी सम में भी हो सकती है। अब फर्ज के मैं एक डॉट की बात कर रहा हूं, ये एक डॉट है, इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी, किसी भी सम में इसकी डायरेक्शन हो सकती है। अब ये जो नल वेक्टर है इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। एक डॉट कंसीडर कर ले कि ये डॉट है, इसके डिफरेंट डायरेक्शन हो सकते हैं। ये है हमारे पास बेटा नल और जीरो वेक्टर। फिर हम स्टडी करते हैं बेटा इक्वल वेक्टर्स को। इक्वल वेक्टर्स क्या है? द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन regardless of the position of their initial points। देखिए बेटा क्या है, the vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and direction regardless of the position of their initial points। ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उनको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसा कि मेरे बेटा इधर दो वेक्टर्स लिखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब ये इक्वल वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन एक बात उसने लिखी है रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। मतलब इससे गर्ज नहीं कि वो वेक्टर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखिए ये वेक्टर बी वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ए वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, इनके इनिशियल पॉइंट्स पे कोई चीज डिपेंड नहीं कर रही। इनिशियल पॉइंट जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन जितनी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की है उतना ही मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की भी होनी चाहिए, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, और इनकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ये वेक्टर्स कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पे। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या है। कंपोनेंट्स कहते हैं बेटा हिस्सों को, किसी चीज को हिस्सों में तकसीम कर देना, फिर उन हिस्सों को अगर मिलाएं तो वही चीज दोबारा बन जाए, उसको कहते हैं कंपोनेंट्स। ये डेफिनेशन से देखें बेटा, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसे कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। क्या है बेटा? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर को आप हिस्सों में डिवाइड कर लें तो वो उसके कहलाएंगे कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं बेटा? द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर which are perpendicular to each other are called rectangular components of vector। किसी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों, 90 का एंगल बना रहे हों, वो कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब मैंने यह डायग्राम बनाया बेटा, सपोज ये आपके पास टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये प्लेन है, प्लेन में एक वेक्टर ए पड़ा है। अब इस वेक्टर के बारे में हम स्टडी करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। बेटा इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं,
अब ये एक कंपोनेंट ये देखें अलोंग एक्स एक्सिस है और एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस वाले को आप इधर भी लिख सकते हैं और एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को आप इधर भी लिख सकते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये है एक ये है। अब इन दोनों में जो एंगल आ रहा है यह है 90 का एंगल, इसलिए हम इन दोनों कंपोनेंट्स को कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के। ये जो वेक्टर ए है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली लाई कर रहे हैं। अब इस डायग्राम से आप देखें, ये जो ओ एम है ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे वो है ओ एम। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट प्रोजेक्शन है जो ओ एम है। अब ओ एन देखे बेटा, ओ एन इसी वेक्टर का वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है जो उसका प्रोजेक्शन है वो होगा बेटा ओ एन। दो तरह के प्रोजेक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, एक है बेटा एक्स एक्सिस के नाम वो है ओ एम, एक है वाई एक्सिस के नाम वो है ओ एन। अब यहां से देखिए बेटा, ये जो ओ पी है ये आपके पास वही वेक्टर है। अब इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, हमने कहा कंपोनेंट्स अगर आप वेक्टर को कंपोनेंट्स में स्प्लिट करें फिर आप उन दो कंपोनेंट्स को जब मिलाएं तो वही वेक्टर आ जाएगा। अब ये वेक्टर है ओ पी, अगर मैं ओ एम प्लस एम पी कर लूं तो वही वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं ओ एम और एम पी। अब इन दो कंपोनेंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमें वही वेक्टर मिल जाएगा रिक्वायर्ड। तो आप देख सकते हैं अब ये जो ओ पी है, ओ पी वही वेक्टर है और इसके दो कंपोनेंट्स हैं जो ओ एम और एम पी, ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अब हमने कहा हुआ है वेक्टर को जब उसके कंपोनेंट्स में हम ड्रॉ करेंगे फिर जब कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो वही वेक्टर इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां कह सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। ये दोनों कंपोनेंट्स मिला के वही वेक्टर बना रहे हैं। अब ओ पी की जगह मैं लिखूंगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम की जगह मैं लिखूंगा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एम पी की जगह मैं लिखूंगा ये वाली चीज, इसको हम यहां भी लिख सकते हैं यहां भी ए वाई जे यूनिट वेक्टर। तो अब हम फाइंड करते हैं इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स, एक है बेटा x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, फिर हम फाइंड करेंगे y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम बेटा OPM इस ट्राइएंगल को कंसीडर करेंगे। OPM ये ट्राइएंगल है बेटा, इनर राइट एंगल ट्राइएंगल OPM। राइट एंगल ट्राइएंगल में देखिए बेटा, हम x कंपोनेंट के लिए cos थीटा लेते हैं। इस ट्राइएंगल को अगर आप कंसीडर करें, cos थीटा होता है बेटा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस क्या है बेटा OM है, काट करा है, मिस्टेक था ये, ठीक है ना। x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हम निकालेंगे। x कंपोनेंट के लिए हम यहां पे लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक cos थीटा। cos थीटा हमारे पास है बेटा बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा, अब OM को हमने लिखा हुआ है ये AX के इक्वल है और यहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। OM की जगह आ जाएगा AX और OP की जगह हम लिखेंगे A। यहां वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, हम जस्ट उनकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे बेटा। AX ओवर A इज इक्वल टू cos थीटा।
अगर हम ए एक्स निकालना चाहें तो ये ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब ये है हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली हम वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी राइट एंगल ट्राइंगल को ले बेटा, ओ पी एम। अब वाई कंपोनेंट के लिए हम यूज करते हैं साइन थीटा। ये जो साइन थीटा होता है बेटा, ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये देखें बेटा, ये जो पी एम है इसकी जगह हम लिखेंगे ए वाई और ओ पी की जगह हम लिखेंगे ए वाई ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा। हमने तो वाई कंपोनेंट निकालना है, ए वाई को सेपरेट कर लें, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ये है हमारे पास y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये था आपके पास x कंपोनेंट, ये है y कंपोनेंट। अब हम देखते हैं बेटा वेक्टर ए फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमने वेक्टर को निकालना है, उसको फाइंड करना है, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि वेक्टर को कंपोनेंट्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं, फिर जब कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास वही वेक्टर आ जाएगा। अब वही वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं बेटा। इसी ट्राइंगल को हमने फिर कंसीडर करना है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम। ये एंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहां पे हम यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम आपको कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये जो आपके पास ओ पी आ रहा है, ओ पी की जगह आप ए लगाए बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम की जगह लगाए ए एक्स स्क्वायर और एम पी की जगह, क्योंकि एम पी आपके पास ओ एन के इक्वल है तो वहां आप लगाए ए वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हमने तो ए फाइंड करना है। ए के लिए हम ए को इस बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ए आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब ये उसकी हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म फाइंड कर ली। अगर हमने इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा यूज करते हैं। टेन थीटा क्या होता है बेटा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? पी एम या एम पे, और बेस क्या है? ओ एम। पी एम ओवर ओ एम आ जाएगा हमारे पास बेटा। टेन थीटा इज इक्वल टू एम पी की जगह हम देखें, एम पी की जगह ए वाई लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा ए वाई, और ओ एम की जगह हम लिखेंगे ए एक्स, तो उसकी जगह आ जाएगा ए एक्स। अब डायरेक्शन के लिए हमने सिर्फ थीटा लिखना है बेटा। थीटा लिखेंगे तो ये जो टेन है ये इधर जाके इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। इसी फार्मूला को यूज करके हम वेक्टर ए की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।